नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। संजय गांधी अस्पताल में गैंग रेप की अफवाह निकली झूठी, पुलिस ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा। जवान बेटे की लाश के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा बूढ़ा पिता, पुलिस ने लावारिस समझकर लाश को था दफनाया। पत्नी की प्रताड़ना के चलते पति ने उठाया आत्मघाती कदम, परिजनों ने पुलिसकर्मी और बहू पर लगाए गंभीर आरोप। और सिरपरा बाईपास में नशेड़ियों ने किया जमकर हंगामा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। 9 तारीख को संजय गांधी अस्पताल में गैंग रेप की अफवाह झूठी निकली है, जिसको लेकर एसपी विवेक सिंह ने पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया है। 9 तारीख को संजय गांधी अस्पताल से खबर आई कि एक युवती के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद कई मीडिया संस्थानों ने इस खबर को चलाया, लेकिन शाम आते आते अस्पताल अधीक्षक ने बयान देकर बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जिसे लेकर रिवर 24 सिटी केबल नेटवर्क ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। हालांकि इस घटना में वार्ड बॉय मोहित को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने बताया कि मोहित ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद वापस लौटते समय 2 लड़कों ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। साथ ही 2 अज्ञात लोगों को भी ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। 9 तारीख को 9 जून को शाम को पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियां हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क और ओसाइटी मिली। हमने बालिका की माँ से संपर्क किया, रात में संपर्क किया, फ़ोन से बात किया और उनसे बात किया कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करानी है, कुछ भी कराना है, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमारे पास आएँ और रिपोर्ट करें। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके उपरांत फिर अगले दिन फिर हमने एक टीम भेजी, सिविल में हमारे अधिकारीगण गए और तो उनके घर पे कोई नहीं मिला हमें। तो उसके बाद फिर करीब 12:30-1 बजे हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उस सूचना को हमने दर्ज किया और उसके बाद उसका हमने जांच स्टार्ट कर दी, फॉर्मल जांच हमने इसमें स्टार्ट कर दी। इसी बीच हमारे फैमिली से हमारा संपर्क फिर से हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम किसी दूरस्थ स्थान पे हम अपना बयान और अपने कथन और ओसाई चीन देना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको एक जगह बताई गई, वहाँ पे हमारी टीम भी पहुँच गई सिविल में और उनका फैमिली भी आ गई। और उसके बाद वहाँ पे लड़की के बयान कल शाम को देर रात में दर्ज हुए थे, और जिसमें उसने 2 अज्ञात लोगों द्वारा छेड़छाड़ की घटना बताई थी। उस समय उसने ये बताया लड़की ने कि ये टॉयलेट करने गई थी, उसी बीच उसको चक्कर आ गया। जब चक्कर से उसको जब उसके ऊपर कोई पानी डाला, जब चक्कर से उसे होश आया, जब बेहोशी से, तो उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की कोशिश की, उसको फिर से बेहोश हो गई और जब उठी तो वो हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी थी और उसके भाई और उसकी मदर वहाँ पे आई थी और जो फिर उसको ले जाके उन्होंने एडमिट कराया था। ये उसने कल बयान में दिया था, जिसके आधार पे हमने 354 पुरानी धारा आईपीसी के अंतर्गत उसमें अज्ञात 2 आरोपियों के खिलाफ किया। इसके साथ साथ हमने एविडेंसेस भी कलेक्ट करना शुरू किए थे, क्योंकि हमारे पास एक फुटेज आया था जिसमें स्ट्रेचर पे उस लड़की को ले जाते हुए दिख रहे थे, तो हमने उसको पूरा बैक ट्रैक किया। तो कब आई, कब गई, वहाँ पे कैसे आई, तो उसमें हमने देखा कि लड़की अकेले ही बाहर आ रही है और जो प्रतीत हो रहा था कि पूरे होश हवाश में थी। और फिर हमने वापसी का भी देखा, तो वापसी भी अकेले आ रही है। और फिर उसके बाद उसके जब माँ और भाई दिखे, तो उसके बाद उसको वो अनकॉन्शियस होने लगी थी और उसके बाद उसके भाई और माँ ने उसको एक राहगीर की मदद से हॉस्पिटल गेट तक ले गए, फिर वहाँ से स्ट्रेचर से उसको एडमिट कराया गया। तो जब हमने उससे ये पूछा कि अपने जवान बेटे की लाश के लिए बूढ़ा पिता पिछले 5 दिनों से पुलिस अधिकारियों और कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन असंवेदनशीलता के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में मृतक रोहित साकेत के पिता ललवा साकेत ने बताया कि उनका पुत्र 25 मई को घर से रात 9 बजे के बाद निकला और गुमशुदा हो गया। इसे काफी ढूंढने के बाद जब सफलता न मिली तो 27 मई को रामपुर नैकिन थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उधर हम लोगों ने ढूंढने का भी प्रयास किया तो पता चला कि गुड़ थाना में रोहित की गाड़ी जब्त है। गुड़ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम लोगों ने अज्ञात व्यक्तियों की सूचना पर
गाड़ी बरामद की है, जिसे थाने में ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन इसकी सूचना परिजनों, प्रेस, मीडिया किसी को भी नहीं दी गई। जब 7 जून को गुड़ पहुंचे तो बताया गया कि लावारिस समझकर लाश को एम्बुलेंस ले गई और बदरिया में दफना दिया गया। बार बार मिन्नतें करने के बाद भी बेटे की लाश नहीं दी गई। मृतक रोहित के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और गुड़ थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए डेथ बॉडी दिलाने की मांग की है। वहीं परिजनों का कहना है कि अगर 2 घंटे के भीतर मृतक की बॉडी नहीं सौंपी गई तो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। किस लिए हमारा बच्चा को गुमशुदा रिपोर्ट रामपुर नैकिन में लिखवाया था 25 तारीख को, तो न मिलने से इसके बाद हमने वहाँ गए आपके गुड़ थाना में, तो वहाँ से पता चला मोटरसाइकिल वहीं मौजूद मिली। वहाँ से हम लोग विलाप करने लगे कि मेरे बालक की ये गाड़ी है। इसके बाद हमने यहाँ आपके जिला चिकित्सालय में आए संजय गांधी में से, वहाँ से हमको पता फोटो के माध्यम से पहचान हुआ कि लावारिस मान करके हमारे बच्चों को बदरिया में गड़वा दिया गया है। सर, हम लोग कई दिन से, आज 25 तारीख से आज दिनांक तक हम लोग 11 तारीख तक परेशान हैं। सब कोई भूखे प्यासे, मेरे बालक की बॉडी नहीं मिल रही। सर, यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं कलेक्ट्रेट? हम कलेक्ट्रेट परसों से आ रहे हैं। सर, तभी कोई सुनवाई नहीं। बोले कि 12 बजे तक में आपका मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा। सर, आज तक आज बोले कि बॉडी दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिले। भूखे प्यासे सब मर रहे हैं। सर, महिलाएं पूरी हमारी, मेरे बाल बच्चे सब मर रहे हैं। सर, किसी प्रकार की सुनवाई प्रशासन मेरा नहीं कर रहा। सर, ये जो प्रकरण आया है गोपालपुर से, संबंधित रोहित साकेत जी हैं जो सड़क दुर्घटना में घायल थे और उनको गुड़ पुलिस और 108 द्वारा यहाँ पर पहुँचाया गया था, जहाँ से गुड़ थाने में उनकी जो गाड़ी थी वो बरामद हुई है, जो कि परिजनों की और आरोप है कि बिना किसी जानकारी के और उनके शव को दफना दिया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। तमाम मध्य प्रदेश सरकार जो है तो मुहिम चला रही है कि राहगीर सड़क दुर्घटना में राहगीरों को और जो वहां पर पहुंचाने वाले हैं घायलों को, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और एक तरफ उन्हीं के माने निर्देश में काम करने वाले ये पुलिस अधिकारी और तमाम अधिकारीगण सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मृत बता करके, लावारिस बता करके और दफना दिया जाता है। ये किस प्रकार का उचित रवैया है? मोटरसाइकिल वहीं था, जो कि ये उनकी मोटरसाइकिल जिससे वो घर से निकले हुए थे, ये संबंधित गुड़ थाने में ही बरामद हुई है। और लगातार ये परिजन जो है 15 दिन से परेशान है और सब निकलवाने के लिए एसडीएम महोदय, एसपी महोदय और तमाम तरह के आवेदन दिए जा चुके हैं, जो कि अब तक सब भी नहीं उपलब्ध कराया गया है और परिजन लगातार चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पर परेशान हैं। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? लगभग ये 8 तारीख से चक्कर काट रहे हैं और लगातार अभी इन्हें आश्वासन बस दिया जा रहा है कि आपके सबको हम उपलब्ध करा देंगे। मैं शासन प्रशासन से मांग भी करता हूं और आगाह भी कर देना चाहता हूं कि आगामी 2 घंटे के अंदर अगर हमें सब नहीं उपलब्ध कराया जाता तो हम निश्चित ही आंदोलन कर देंगे, जिसके जिम्मेदार प्रशासन और शासन के लोग होंगे। और एक हमारी प्रशासन से और मांग है कि ये उन्हीं की मुहिम चलाई। सिलपरा बाईपास में आधी रात को नशेड़ियों ने जमकर हंगामा मचाया और बाईपास पर स्थित 2 ठेलों को तोड़कर आग के हवाले कर दिया। सिलपरा बाईपास में दीपू चौबे ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करता है। उसने बताया कि रात में कुछ युवक आए और जमकर हंगामा किया, मेरे 2 ठेलों को पलट दिया, उसके बाद ठेले में आग भी लगा दी, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के बाद दोबारा फिर आए और तलवार, हॉकी, डंडे, राड से लैस होकर काफी देर तक उत्पात मचाया। हालांकि घटना की सूचना के 5 मिनट बाद ही पुलिस आ गई, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। उनमें से एक लड़के अखिलेश केवट को पहचानता है, बाकी को नहीं पहचानता है। लोग चाय गुटका उटका लेने आए थे, तो पता नहीं कहाँ के लड़के थे, हम नहीं पहचानते। दोनों लोग लड़ गए, तब हम नहीं पहचानते तो हम यही बोलेंगे कि हम नहीं पहचानते हैं। तो उसी रंजिश बस वो लोग आए हैं, तो यहाँ पे ट्रक रुकवाए थे। इसके बाद जब ट्रक वाला भाग दिया, इसके बाद वहाँ पे खड़े थे। इसके बाद आए हैं डायरेक्ट, खूब तेज धरशोत का हाथ, इसके बाद डंडा, तलवार, फरसा सब ले रहे हैं साहब। एंड गाड़ी खड़ी की नहीं, ठेला में उनका नजर रही, सीधे उठा पटकी नहीं। कहीं कि जो भी आएगा सामने सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम जाके साहब जान बचा के झाड़ी माही लुक गए।
और ठीक 17 मिनट बाद फिर से आए हैं वो लोग पेट्रोल लेके, अभी विधिवत माचिस मारे हैं आग लगा के, फिर गाली देते हुए लहराते हुए तलवार गए हैं इधर। हमारा कम से कम 2 ठेला है, 20-20 हज़ार का ठेला है, एक 40 हज़ार का ठेला है, गन्ने की मशीन 10 हज़ार की है, और 1-2 बोरी जो सामान था तो वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। कुरकुरे, गुटखा, नमकीन। कितने लोग थे? एक बार 9 आदमी आए हैं और दोबारा 6 आदमी आए, 2 मोटर से, एक R15 थी। 1,35,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 35 वर्षीय शिवेंद्र गौड़, जो कि रजोही थाना गढ़ का रहने वाला है, उसके ऊपर विभिन्न थानों में तकरीबन 1,33,000 का इनाम घोषित था। रीवा जिले के कई थानों में चोरी के लगभग 23 मामलों में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं कंट्रोल रूम पत्रकार वार्ता में। उसमें एक मुख्य आरोपी शिवेंद्र गौड़ था, जिसको हम काफ़ी समय तलाश कर रहे थे और उसको हमने गिरफ्तार करने में हमने सफलता पाई है। ये करीब 24 मामलों में फरार था। इसके ऊपर करीब 1,33,000 का इनाम घोषित हो रखा था। 24 मामले जो रीवा के थे उसमें फरार था। जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, इसके खिलाफ कुल 46 मामले दर्ज हैं। रीवा, सतना, मैहर जिलों में मिला के इसके खिलाफ 46 मामले दर्ज हैं। तो एक बड़ा आरोपी है लूट, चोरी और बलात्कार का। ये हमारे उसमें गिरफ्तार किया गया है। पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करके इसको गिरफ्तार किया है। लगातार हम लोग दबिश दे रहे थे, सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार हमको एक बड़ी सफलता इसमें मिली है। इससे पूछताछ की जा रही है। इसके जो गैंग मेंबर है उनके बारे में जानकारी ली जा रही है और जो पुरानी चोरियां हैं 2024 की, उसके बारे में, मशूका के बारे में इससे जानकारी ली जा रही है। कुछ मशूका हमने अभी बरामद भी कर लिया है, कुछ और भी हम PR पे लेके इसको बरामद करने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता रीवा पुलिस की इसकी आप कह देखिए 2024 के आखिरी जून के बाद से इसकी तलाश हम लोग लगातार कर रहे थे और उसी समय गढ़ में एक घटनाक्रम भी हो गया था लालगांव चौकी क्षेत्र में, जो आपको मालूम होगा कि एक महिला के साथ पहले विधवा महिला के साथ चोरी हुई, वहाँ चोरी हुई और जब वो जग गई तो उसके साथ गलत काम भी हुआ था। तो उसमें भी इसकी संलिप्तता पाई गई थी। उसमें एक आरोपी लौकुश को हमने पहले गिरफ्तार कर लिया था और उसी के मेमोरेंडम, उसी जानकारी के हिसाब से फिर हमने इसको शिवेंद्र को किया था और इसके अलावा 2 अन्य हैं जिनको भी हम प्रयास करें ढूंढने का। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पति की प्रताड़ना के चलते एक युवक ने आत्मघाती कदम उठाया है। इसके बाद पीड़ित परिजनों ने बैकुंठपुर थाने पहुंचकर थाने में पुलिसकर्मी के शामिल होने का आरोप लगाया है। बैकुंठपुर थाने में आज उस समय गहमा गहमी हो गई जब एक युवक के आत्मघाती कदम उठाने के बाद परिजन थाने पहुंच गए और पुलिसकर्मी भूपेंद्र वर्मा के ऊपर कार्रवाई की मांग करने लगे। दरअसल कुछ साल पहले रजनीश की शादी हुई थी, जिसके बाद पति पत्नी दोनों में ही अक्सर तनाव बना रहता। पत्नी किराए के मकान में रीवा में रहती थी। दोनों के झगड़े के बारे में पहले से पता था। इसी बीच उनकी बहू की दोस्ती भूपेंद्र शर्मा से हो गई, लेकिन लोक लाज की डर से परिजन कुछ कह नहीं पाए। अब परिजनों ने मृतक रजनीश की पत्नी और भूपेंद्र वर्मा के ऊपर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या कारण था फांसी लगाने का? ये हमारी बहू की वजह से, हमारी बहू के वजह से भूपेंद्र वर्मा से फंसी है। ये इस वजह से पुलिस वाला भूपेंद्र वर्मा, हाँ, पुलिस वाला भूपेंद्र वर्मा से फंसी है। ये कहाँ पे पुलिस वाले? बैकुंठपुर थाना में। ये कब से इनकी बात होती थी? एक साल से हो रही है।
आपको पता था? हाँ पता तो हमको भी नहीं था, बाद में हुआ। हाँ बाद में हुआ, इज्जत की वजह से। हाँ दिया था, मैंने कहा अपनी हाथ की इज्जत अपन रहन दो। आप क्या चाहते हैं? अब न्याय चाहते हैं। इसका मामा भी है, वो भी दम देता था। ये बुलाया जाए। हाँ मामा है और उसकी महतारी है, लड़की की माँ है। माँ है, ये दोनों बहुत तंग दिए। बोले खर्चा तुम दोगे, वो मैं रहेगी बिटिया मेरे पास। अब खर्चा पूरा मैं देता था। हाँ। आप उनके कौन है? मैं पिताजी हूँ ना। शुक्ला, ये जो घटना हुई ये कौन लगते हैं आपके? करारी, ये मेरा भाई लगता है, वो लड़का जी, मैं मामा का लड़का। तो क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि आज हम लोगों को सुबह जानकारी मिली 8 बजे, 8:30 बजे कि वो फांसी लगा दी है। हम लोग पहुँचे 11 बजे। 11 बजे पहुँचे हुए पता चला कि उसका फ़ोन किसी ने छीन लिया। अब किसी ने छीन लिया, ये नाम दर्ज तो रिपोर्ट में नहीं कर सकता हूँ, पर किसने छीना, इसके बीच में उसके कई सारे लोग हैं। आपको जानकारी है क्या? जिसका ये नाम कई बार हमको ये बताया कि भूपेन वर्मा, बैकुंठपुर थाना अंतर्गत, जो ये हमें टॉर्चर करते हैं बार बार। और हमारा बोले तुम अपने मोबाइल की सारी बातें डिटेल कर दो। सर परिजनों का और आरोपी ये किसी और कांटेक्ट कोई पुलिस वाले भूपेन वर्मा करके नाम आ रहा है। हाँ, परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो मृतक है उसकी शादी के 5-6 वर्ष हो गए थे और उसके जो पति है, पत्नी और पति के बीच में, मतलब मृतक और उसकी पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे। और जो मृतक की पत्नी है वो किराए का कमरा ले करके रीवा में रहती थी और दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। तो ये जो मृतक के जो परिजन हैं उनका ये आरोप है कि पत्नी की प्रताड़ना से जो है मृतक ने फांसी लगा दी है। और उनका अलग अलग कहना है कि उनकी कई लोगों से बातचीत होती थी, मतलब पत्नी की, और उसी के प्रताड़ना से जो है ये मृतक ने ऐसा कदम उठाया है। इसमें जांच की जाएगी, जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर आज पार्टी कार्यालय कुंज में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जहां 2014 के पहले अंधकार ही अंधकार दिख रहा था, अब हमारे समाज के बीच में यह संदेश जा चुका है कि हमारा नेतृत्व एक बहुत सशक्त हाथों में है। मैं आज यहाँ पर आपके सामने ये बात कह सकता हूँ। माननीय मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल को अगर मैं 2 हिस्से में बांटकर आपसे चर्चा करूं, एक राष्ट्रीय उपलब्धियां और एक अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां। अगर मैं राष्ट्रीय उपलब्धियों की बात करता हूं तो आर्थिक सशक्तिकरण में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल परिवर्तन हुआ है पूरे देश में, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जो हमारे लगभग 55 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए, जहां कांग्रेस की सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री खुद ये स्वीकार कर चुके हैं, हम 1 रुपये भेजते थे 15 पैसे पहुंचता था। यहाँ बैठकर गर्व से हम इस बात के लिए कह सकते हैं कि जनधन खाते 55 करोड़ खोलकर अगर सरकार 1000 रुपये भेजती है तो 1000 रुपये पहुंचता है। अगर प्रधानमंत्री आवास के 1 लाख भेजती है 1 लाख पहुंचता है। इस प्रकार का अनुपम और अनुकरणीय उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं है, जिस प्रकार का यहाँ जनधन खाते खोलकर हमारे माननीय मोदी जी ने शुरू किया। डिजिटल इंडिया और यूपीआई, इसके माध्यम से जो ट्रांजैक्शन है हमारे, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, जो उसमें का प्रारूप तैयार करके उसे लागू करने का प्रयास किया गया, जो 25 वर्षों तक लंबित थी। किसी भी सरकार में ये साहस नहीं था कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर सके। इसी तरह से जो पुराने कानून थे, चाहे वो न्याय पालिका से संबंधित कानून हो या श्रम न्यायालयों से संबंधित हो या और दूसरे क्षेत्रों से संबंधित कानून हो, उन कानूनों में परिवर्तन किया गया और 1300 के लगभग जो कानून देश की अर्थव्यवस्था को रोकने का काम करते थे, उन्हें खत्म किया गया। वैश्विक धरोहर सांस्कृतिक जागरण का काम मोदी सरकार ने किया है और आज एक भारतीय
भारतीय धरोहरों पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय परंपराओं पर गर्व कर रहा है और इसका प्रकाश, इसकी आभा, इसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैल रहा है। साथ ही जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में एमएसपी ये तय किया गया कि हमें कुल लागत का 50% अतिरिक्त लाभ किसानों को देना है और हमने लगभग संपूर्ण फसलों का कृषि लागत से 50% लाभ देने का प्रयास किया है। कुछ फसलें तो ऐसी हैं जिनमें 180% तक लाभ मिल रहा है लोगों किसानों को। ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार 15 दिनों तक उन्हें विश्राम दिया जाएगा। रीवा के ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग मंदिर में भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं। यहाँ स्थापित भगवान जगन्नाथ, स्वामी बालभद्र और सुभद्रा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के साथ ही गर्भगृह से बाहर आ गए, जहां अब वो 15 दिनों तक विश्राम करेंगे। इन्हें औषधि एवं सादा भोजन दिया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान बुखार आने के साथ ही बीमार हो जाते हैं और भगवान का परहेज भी शुरू हो जाता है। अब भगवान को दलिया, खिचड़ी व मूंग की दाल सहित हल्के खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाएगा। अस्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और बहन सुभद्रा शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। भक्तों के लिए दर्शन बंद किए जाते हैं। भगवान का बीमार होना ये सब परंपरा का हिस्सा है, जिसका निर्वहन करीब 350 साल से आज भी किया जा रहा है। रीवा के ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग मंदिर में भगवान जगन्नाथ लू लगने से बीमार हो गए हैं। भगवान के बीमार होते ही मंदिर ने पुजारी के पट बंद कर दिए। भगवान आज ज्येष्ठ पूर्णिमा से बीमार होते हैं और 15 दिन तक अस्वस्थ अवस्था में रहते हैं। इसी बीच में उनका जो है तो वैद्यों द्वारा, राज वैद्यों द्वारा जो है दवाई दी जाती है और ठंडाई दी जाती है। इसके बाद भगवान स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ होकर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन, वो द्वितीया के दिन भगवान स्वस्थ होकर के सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और नगर भ्रमण करते हैं और रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। ये 300-350 वर्ष पुरानी परंपरा है जो राजाओं के द्वारा स्थापित लक्ष्मण बाग संस्थान है। उसी में जगन्नाथ जी की स्थापना के बाद से यह कार्यक्रम चल रहा है। बड़े ही धूमधाम और उत्सव से मनाया जाता है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन भगवान अश्व को महास्नान कराया जाता है। उसके बाद श्रृंगार इत्यादि करके प्रसाद का भोग लगता है। फिर भगवान अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ होने के बाद राज्य वैद्य को बुला करके और उनका सुंदर इलाज कराया जाता है आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा। फिर भगवान 16वें दिन स्वस्थ होते हैं। दवाई इत्यादि लेके स्वपच वाला प्रसाद उनको भोग लगाया जाता है। इस दौरान भक्तों के दर्शन में प्रतिबंध रहता है। वो पर्दे के अंदर रहते हैं अस्वस्थ अवस्था में। और 16वें दिन स्वस्थ होते हैं। 17वें दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन वो महास्नान करा के भगवान का महाभिषेक होता है। फिर सुंदर व्यंजनों का प्रसाद भोग अर्पण करके और रथ यात्रा में सवार होकर के भगवान भक्तों को दर्शन के देने के लिए रथ यात्रा निकलती है, जो अपने रीवा में प्राचीन परंपरा 2 दिन चलती है। तो एक दिन यहाँ से निकल के नगर भ्रमण में जाएंगे, मानस भवन में रात्रि ठहर के फिर दूसरे दिन वापस आके पुनः अपना स्थान ग्रहण करते हैं। भगवान कार की ठोकर से बाइक सवार पिता की मौत हो गई, जबकि पुत्र को गंभीर अवस्था में भर्ती करा दिया गया है। घटना के संबंध में बिहरा सरपंच जय सिंह ने बताया कि गांव के रहने वाले राम शरण सिंह अपने पुत्र कमलेन सिंह के साथ अहरा से अपने गांव बिहरा जा रहे थे कि स्विफ्ट कार MP 17ZG 7054 ने ठोकर मार दी, जिससे लगभग 200 मीटर तक बाइक सवार खिसकते रहे। इस दौरान पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र को गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अहरा गाँव से लौट रहे थे तो कोरिकमा गांव सतना जिला में है। वहीं पे जो है एक अल्टो गाड़ी जो थी स्विफ्ट है, बड़ी स्पीड से आ रही थी, तो उसी ने एकदम ऐसे धक्का मारा कि 200 मीटर दूर आदमी गिरा और उनके बालक के पिताजी जो है ऑन स्पॉट पे खत्म हो गए। राम शरण सिंह खत्म हो गए हैं और कमलेन सिंह का पैर फ्रैक्चर हो गया है और हाँ, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। सर में चोट है, आंख में चोट है और कमर में चोट है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं?
ये ऐरा गांव से बिहरा लौट रहे थे जी। निवासी बिहरा हैं। ये अपने ऐरा में इनकी पुरानी प्रॉपर्टी थी, वहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे। उनका पैतृक गांव वैसे ऐरा था, लेकिन अब बसिंदा जो है बिहरा के हैं। तो यहीं अपना इनका खेतीबाड़ी का कार्य चल रहा है और यही रास्ते पे घटना घटी जी। ये कल 8:30 बजे शाम की, रात की, कल की। हाँ, गाड़ी ऑन स्पॉट पे खड़ी है, फोटो भी है, उस गाड़ी का फोटो भी है, नंबर भी है, वीडियो है उस गाड़ी का। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।